गोल्ड को कभी रस्ट क्यों नहीं लगता है? स्टेनलेस स्टील के बर्तन सालों तक ऐसे चमकीले कैसे रहते हैं, जबकि एल्यूमिनियम के बर्तन तो काले हो जाते हैं। कॉपर के बर्तन जो है उसके ऊपर नीले तरह के धब्बे हो जाते हैं। ये छोड़ो, इतनी सारी मेटल्स हम देखते हैं, वो इतनी सारी मेटल्स मिलती कहाँ से है? कहीं पे पड़ा हुआ देखा कहीं पे एल्यूमिनियम? नहीं ना। तो वो कहाँ से लेके आते हैं हम, ये सब हम समझेंगे। अंत तक बने रहना वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी मेटल्स जो है हमको दो फॉर्म में नेचर में से ही मिलती है। एक फॉर्म है फ्री स्टेट और दूसरा है कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट यानी कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन सब के साथ जो नेचुरली अवेलेबल रहते हैं ओपन में, उसके साथ जनरली रिएक्ट नहीं करती है। ऐसी मेटल्स जैसे कि गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम, वो डायरेक्टली हमें मिल जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत प्योरिफिकेशन करना पड़ता है, लेकिन दे आर डायरेक्टली अवेलेबल फ्रॉम द नेचर। ओके, तो वो जो मेटल्स होती है उसका अकरेंस फ्री स्टेट में होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। दूसरा है कंबाइंड स्टेट। कंबाइन यानी कि किसी के साथ मिक्स हो जाना, राइट। तो कंबाइन यानी कि जो मेटल्स रिएक्टिव है, जैसे अभी देखा हमने पोटेशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सारे जो है ये कैसे होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। तो पानी के साथ या फिर H2O के साथ, सॉरी हाइड्रोजन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं, जमीन में अवेलेबल होते हैं, उनके साथ वो रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बना लेते हैं। और ये इसीलिए ये जो मेटल्स है वो सारे कैसे फॉर्म में होते हैं? कंबाइंड स्टेट के अंदर, यानी कि कंपाउंड बने होते हैं। अभी वो कंपाउंड को निकालना पड़ता है, फिर उसको बहुत ही ज्यादा प्योरीफाई करना पड़ता है, और उसको हम प्योरीफाई करने के बाद ही मेटल बुला सकते हैं, राइट। तो इसमें डायरेक्टली हमें मेटल मिलती है क्योंकि वो फ्री स्टेट में होती है, क्योंकि लेस रिएक्टिव होती है। इसके लिए मतलब चैप्टर को कुछ आगे बढ़ाने के लिए, टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी डेफिनेशंस आपको याद रखनी होगी। जैसे मिनरल्स है, ओर्स है, गैग है। तो मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस कंटेनिंग मेटल्स। मिनरल्स आर द सब्सटेंसेस जो नेचुरली होते हैं, उसके अंदर हमारी मेटल्स छुपी होती है। ओके, छुपी होती है। एग्जांपल लेके समझाऊंगा मैं, लेकिन समझो कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर मेटल है, लेकिन उसको मेटल को हमें प्योरीफाई करना बाकी है। ओर्स आर द मिनरल्स। ओर्स क्या है? मिनरल्स ही है दैट आर इकोनॉमिकली वायबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स। मतलब मेटल्स को निकालने के लिए जो टेक्निकली यूज होता है उसको बोलते हैं ओर, यानी कि पत्थर जिसमें से हम एक्चुअली में मेटल निकालते हैं। ओके, मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। ओके, कभी कभी तो पानी के अंदर भी मेटल होता है। आपने देखो, आप बिस्लरी की बोतल देखो, बिस्लरी की बोतल के अंदर पढ़ोगे तो देखोगे कि उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल के फॉर्म में ऐड किया होता है। भी वहां से तो आप मैग्नीशियम, मतलब नॉर्मल जो वाटर होता है नदी का, उसमें से आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, राइट। जबकि ओर्स जो है दे आर रॉक लाइक थिंग्स, मतलब पत्थर जैसी चीज है, जिसमें से इकोनॉमिकली हमें सस्ता पड़ता है, अच्छा पड़ता है, मतलब बेनिफिशियल रहता है जब उसमें से हम अपनी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालना, प्योरीफाई करना। तो एक्सट्रैक्ट करना जिसमें से इकोनॉमिकली वायबल होता है उसको बोलते हैं ओर्स। ओर्स के बाद आता है गैंग। स्पेलिंग है GANGUE, गैंग। Impurities like sand and soil mixed with the ores। मतलब ओर्स तो रहते हैं, पत्थर तो रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर सैंड, उसके ऊपर मिट्टी, ये सब चिपका हुआ रहता है। तो पहले उसको हटाना पड़ता है, और ये जो है उसको बोलते हैं गैंग। यानी कि आपके पास एक बड़ा सा पत्थर है, उसके ऊपर मिट्टी, सैंड, ये सब हटाओगे तो आपको ओर मिलेगा। फिर ओर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा मेटल के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओर्स, अगर बॉक्साइट की बात करूं, बॉक्साइट ये जो है एल्यूमिनियम का ओर है। मोस्ट ऑफ द एल्यूमिनियम दैट वी सी हियर एंड देयर, वो सारे बॉक्साइट से ही मिलते हैं। तो बॉक्साइट इज द ओर फॉर एल्यूमिनियम। उसका फॉर्मूला क्या है? Al2O3.2H2O। सिनाबार दूसरा ओर, सिनाबार, इट इज फॉर द मर्क्यूरी। जनरली मर्क्यूरी के साथ जो है सल्फर की अशुद्धि होती है, मतलब सल्फर चिपका हुआ रहता है कंबाइंड स्टेट में। तो उसको सल्फर को हटाने के लिए अलग प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन और H2O को अलग हटाने के लिए अलग एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर होती है। मतलब जैसी जैसी इम्प्योरिटीज, अशुद्धियां जो लगी हुई है जो मेटल के साथ, जो टाइप की अशुद्धि या फिर इम्प्योरिटी लगी हुई है, वो टाइप का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लगेगा उसको निकालने के लिए। हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि हमारे जो कौन कौन से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से हम कौन कौन सी मेटल्स निकालते हैं। दिस आर द जस्ट एग्जांपल्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स इन मेटल एक्सट्रैक्शन। मेटल एक्सट्रैक्शन के जो स्टेप्स है, मतलब मेटल ओर्स में से निकालने के लिए जो स्टेप्स लगते हैं वो एक एक करके देखते हैं। पहले समझो कि ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। ओके, मेटलर्जी बोलते हैं उसको जिस प्रोसेस में हम ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी मेटल को। तो ये जो सारे स्टेप्स हम वन बाय वन देखने वाले हैं वो सारे दैट आर द स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। ओके, देयर आर टू थिंग्स बेसिकली, मेटलर्जी एंड दूसरा होता है मेट्रोलॉजी। तो दिस इज द साइंस बिहाइंड मेजरमेंट्स। मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स एंड मेटलर्जी इज द साइंस ऑफ taking out the extracting the metals from the ores। ओके, तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है, इसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं, इसको मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है हमको। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, पहला स्टेप एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, यानी कि ओर्स जो हमें मिलते हैं ना उसमें बहुत सारी सैंड, बहुत सारी मिट्टी, ये सब एडेड होता है। गैंग जिसको बोलते हैं, तो ये सब पहले से एडेड होता है क्योंकि हमने कहां से लिया है, उसको अर्थ में से डायरेक्टली लिया हुआ है। तो उसके साथ सैंड, मिट्टी, ये सब को हटाना पड़ता है। तो ये सब को हटाने के लिए ग्रेविटी सेपरेशन, जब हमारे पास ओर्स जो होते हैं उसमें मेटल पार्टिकल्स छोटे और सैंड पार्टिकल्स बड़े, या फिर उल्टा दोनों में से कोई एक बड़ा छोटा, यानी कि बड़ा और छोटे वाला डिफरेंस अगर हमारे पास हो तो हम ग्रेविटी सेपरेशन का यूज करते सकते हैं। उसमें एक चक्की जैसा होता है और चक्की जैसे में मतलब उसको ओर को डाल के गोल गोल घुमाया जाता है। जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो दूर चले जाते हैं और छोटे छोटे जो है सेंटर में रह जाते हैं। या फिर वो जो हम घर पे नहीं करते हैं वो लोड, अपना जो आटा जो होता है वो उसको भी ऐसे 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 चार के करते हैं ना काम, वैसे उसको बोला जाता है ग्रेविटी सेपरेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन ये एक अलग मेथड है जिसमें स्पेशली सल्फर की अशुद्धि यानी कि सल्फर की इम्प्योरिटीज हो, तो वो सल्फर की इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, मतलब हमारे ओर के अंदर अगर सल्फर रहने वाला है तो सल्फर जो है उसके लिए फ्लोथ फ्लोटेशन किया जाता है। मतलब जिसकी भी जो भी मेटल्स के साथ इम्प्योरिटीज के फॉर्म में सल्फर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो उसका किया जाता है फ्लोथ फ्लोटेशन। ये हमें पढ़ने में नहीं है, जस्ट नाम याद रखना है। देन द मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन यानी कि जिसमें Fe, जनरली मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है वो Fe को यानी कि आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो जिसमें Fe की अशुद्धि हो जहां पे, या फिर Fe को Fe2O3 ऐसा कुछ उसका और हो, मतलब जहां पे फेरस है, बेसिकली आयरन है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, चाहे वो अशुद्धि की फॉर्म में यानी कि इम्प्योरिटी की फॉर्म में हो या फिर मेटल के फॉर्म में हो, दोनों केस में उसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब ये होता है बेसिकली मिट्टी और ये गैंग को हटाना। जो हमारे गैंग है मतलब सैंड या मिट्टी के पार्टिकल्स उसके साथ जो लगे हुए हैं उसको हटाना, उसको बोलते हैं एनरिचिंग ऑफ द ओर्स। उसके बाद एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक्चुअल प्रोसेस में एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी होता है। अलग अलग क्या क्या टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब क्या क्या टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज आर देयर, बेस्ड ऑन दैट हम अप्लाई करते हैं हमारी मेथड। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे अगर हम एक्सट्रैक्शन करना चाहे तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे लो रिएक्टिविटी, उसके बाद हाई मीडियम रिएक्टिविटी एंड हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल्स को अलग अलग फॉर्मेट में काम किया जाता है। तो पहले देखते हैं हम मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, यानी कि उसमें ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड या फिर सल्फाइड्स है हमारे ओर्स के अंदर। क्या है, मेटल के ऑक्साइड्स या फिर सल्फाइड्स है, यानी कि मेटल सपोज Zn है तो Zn के पास O लगा हुआ है या फिर Zn के साथ S लगा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे लो रिएक्टिविटी वाले। उसमें सिंपल हीटिंग से काम चल जाता है, यानी कि HgS जो है ये क्या है हमारा C12, अभी देखा हमने मर्क्यूरी सल्फाइड, तो सल्फाइड है तो इसको हम 3O2 यानी कि हीट करते हैं ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में, ज्यादा हीट करने पे उसमें से कन्वर्ट उसका बन जाता है मर्क्यूरी ऑक्साइड, यानी कि जो आपका सल्फाइड है वो हट के वहां पे लग जाता है ऑक्साइड। साइड प्रोडक्ट्स आते हैं, SO2 जो है वो रिलीज होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। लेकिन हमारा काम जो है ये है HgO। अब ये HgO को जो है फिर से रीहीट करेंगे हम विदाउट ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे जो हीटिंग होगा वो कैसे होगा, विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि लिमिटेड एयर में रिएक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा Hg, जो हमारा प्योर मेटल है, जो हमें चाहिए था, जो हमें एक्सट्रैक्ट करना था, राइट, और ऑक्सीजन रिलीज हो गया। तो हम लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स को ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, मीडियम रिएक्टिविटी के लिए जहां पे सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट्स लगे हुए हो,
ओके, तो कभी कभी सल्फाइड्स और सल्फाइड्स को मतलब मीडियम में भी लिया जाता है, लेकिन दोनों की प्रोसेस सेम है। देखो टेक्स्ट बुक में अलग अलग किया हुआ है, डिटेल्स में भी अलग अलग किया हुआ है, लेकिन दिस टू प्रोसेसेस आर डिफरेंट, सॉरी सेम, क्योंकि लो रिएक्टिविटी में हीटिंग से काम चल जाता है, यहाँ पे हमें रोस्टिंग करना पड़ता है और कैल्सिनेशन करना पड़ता है। देखो रोस्टिंग में क्या होता है, अगर सल्फाइड्स है, ओके, अगर सल्फाइड है तो हम उसको रोस्ट करते हैं। रोस्ट यानी कि सल्फाइड लगा हुआ है, देखो एस लगा हुआ है, हमें Zn चाहिए, जिंक चाहिए, और उसके साथ एस लगा हुआ है, तो उसको हम 3O2 यानी कि 3 टाइम्स ऑक्सीजन के साथ, यानी कि बहुत सारी एयर में उसको रोस्ट करते हैं। रोस्ट करना समझ में आता है, ओपन एयर में उसको बहुत ही ज्यादा हीट करना। ओके, तो इन दैट केस इट इज कन्वर्टेड इनटू Zn, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फाइड्स क्या बन गए, ऑक्साइड्स। ठीक, यहाँ पे, और कैल्सिनेशन में अगर एस की जगह पे देखो CO3 हो, कार्बोनेट्स हो, तो कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, सल्फाइड्स जो है दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, इधर कार्बोनेट्स को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में फर्क छोटा सा है। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की हाजिरी में, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में बहुत सारी ओपन एयर के अंदर उसको रोस्ट करते हैं, गर्म करते हैं, जबकि कैल्सिनेशन में हम लिमिटेड एयर में हीटिंग करते हैं, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन काम करते हैं, ऑक्सीजन कम हो ऐसा काम करते हैं। तो इन दैट केस ये CO3 हट के बन जाता है ZnO, यानी कि जिंक का ऑक्साइड। तो आप बोलोगे कि यार अभी तो ये ZnO हो गया, हमें तो Zn चाहिए था। हाँ, उसके बाद वाली प्रोसेस जो है वो सेम सिंपल है, ZnO के O को C के साथ रिएक्ट कर दो। तो अभी हमने देखा वैसे ही अगले वाले वीडियो में कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रिएक्टिविटी रखता है Zn से, इसलिए C और O मिल जाएंगे, तो Zn प्लस CO हो गया, Zn जिंक हमें मिल गया। CO जो है ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर जैसा ही न्यूट्रल कंपाउंड होता है। ओके, तो दिस इज हाउ वी एक्सट्रैक्ट द लो रिएक्टिविटी मेटल्स एंड द मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स। आगे देखते हैं हाई रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए हम क्या करते हैं। तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मतलब हाई रिएक्टिव मेटल्स जो है एक दूसरे के साथ बहुत ही खतरनाक जोड़े से जुड़ गई है, उसको डिफरेंट, उसको सेपरेट करने के लिए, उसकी इम्प्योरिटीज से उसको हटाने के लिए, सेपरेट करने के लिए भी यूज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है करंट पास करना। ऐसा कुछ डायग्राम आपने देखा होगा, ऐसा कुछ सिंपल होता है। देखो आपको समझा दूं कि एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ऐसे करंट पास किया जाता है यूजिंग द बैटरी और समथिंग, करंट पास किया जाता है, यहाँ पे सॉल्यूशन रहता है, और वो सॉल्यूशन के अंदर ये जो भी क्लैरिटी मतलब क्लीन होना है वो हो जाता है। ठीक है, तो कैथोड जो है वो जनरली कैसा होता है, कैथोड जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव होता है, तो कैथोड के पास सोडियम जनरेट होता है Na+, उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलके, कैथोड होता है नेगेटिव, कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। तो कैथोड के पास सोडियम आयन आके इलेक्ट्रॉन गेन करके वो सोडियम बन जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, NaCl को एक्वस फॉर्म के अंदर छोड़ देते हैं। फिर से एक बार डिटेल में समझाऊं कि ये जो लिक्विड जैसा है, यहाँ पे एक लिक्विड भरा जाता है, वो एक्वस फॉर्म होता है हमारे, सपोज Na निकालना है, हमें सोडियम निकालना है, तो NaCl को हम एक्वस फॉर्म में यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही एक्वस फॉर्म में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- जो है यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे, Na+ और Cl-। ओके, तो प्लस जो है जनरली किसके तरफ भागता है, माइनस की तरफ, यानी कि कैथोड की तरफ प्लस वाला भागेगा। कैथोड के पास इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत है, क्योंकि हमने खुद इलेक्ट्रिसिटी पास की हुई है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो उसको मिलेगा उससे वो Na+ हो जाएगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे जो 2Cl- है वो क्या होगा, Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन जो है बार बार छोड़ता जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ये वाला ले लेके Na बनता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब हाईली अगर रिएक्टिव मेटल्स जो है वो बहुत ही जोर से किसी के साथ पकड़े गए हैं, तो उसको छुड़ाने के लिए हमें करंट देना पड़ेगा। ये तीन चीजों को हमने देखा कि लो रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी। तो इन तीनों को याद रखने के लिए हमें सिंपल एक याद चीज रखनी है कि लो हीट यानी कि लो वाले को हीट देनी है, मीडियम वाले को रोस्ट करना है। हीट देना, थोड़ी सी गर्मी देना, रोस्ट करना यानी कि उसको बहुत ही गर्मी देना, एंड अगर उससे भी काम ना हो तो हाई वाले को हमें क्या देना होता है, करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो लो हीट, मीडियम रोस्ट, हाई करंट बोलोगे, दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे।
दूसरा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को ज्यादा रिफाइन करने के लिए सिमिलर प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ही होता है। ओके, तो कॉपर का यहाँ पे अगर हम देखें कि कॉपर का जो रिफाइनिंग है वो ऐसे ही होता है 95% तक क्लियर प्योर कॉपर गेन करने के लिए, 95 to 99% तक का प्योर कॉपर गेन करने के लिए ये प्रोसेस जो है यहाँ पे बनाई गई है। इसमें कुछ नहीं होता है, देखो ऐसा होता है कि एक बीकर जैसा, एक बीकर नहीं, एक बड़ा सा इतना बड़ा या फिर इतना भी बड़ा एक एलिमेंट लेते हैं जिसमें एनोड और कैथोड को एक दूसरे के साथ, मतलब एनोड पे इम्प्योर कॉपर जिसको हमें प्योर करना है उसको लगाते हैं, मतलब उसका एक सलिया जैसा या फिर टुकड़ा जैसा लेके आते हैं जिसको हमें प्योर करना है, जिसमें से हमें कॉपर निकालना है, उसको यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे एक ले लेंगे हम प्योर कॉपर, हमारे पास पहले से जो प्योर कॉपर होगा उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे अगेन एक बैटरी के साथ, ओके, जिसमें माइनस को कनेक्ट करेंगे हम कैथोड पे और प्लस को कनेक्ट करेंगे हम एनोड पे। इससे क्या होगा कि और ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा CuSO4, कॉपर सल्फेट का कंपाउंड। यहाँ पे देखो तो Cu2+ और SO4 ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, CuSO4 में Cu2+ और SO4 जो है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इसकी वजह से ये जो Cu2+ बन रहा है ना, ओके, Cu2+, तो ये Cu2+ यहां से निकलेगा, ओके, यहां से निकलेगा और इधर जाएगा, मतलब इसमें से Cu2+ निकलेगा क्योंकि यहाँ पे Cu जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, एनोड पे Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे करंट देने की वजह से, छोड़ो इसको, CuSO4 को छोड़ दो अभी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे करंट देने की वजह से प्योर कॉपर जो है वो Cu2+, मतलब Cu जो है कॉपर में से, एनोड पे क्या हो रहा है, कॉपर में से Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, यानी कि Cu2+ जो है इधर इसमें जा रहा है। ये Cu2+ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव है, तो 2+ यानी कि पॉजिटिव हुआ, वो नेगेटिव की तरफ भागेगा, इधर उसको 2 इलेक्ट्रॉन सपोर्ट मिल जाएगा और वो बन जाएगा कॉपर। तो धीरे धीरे एग्जैक्टली क्या होगा प्रोसेस में कि ये जो है कम होता जाएगा, ऐसे गायब होता जाएगा और ये जो है ऐसे बढ़ता जाएगा, ओके, और जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे गैदर होती जाएगी और इसको बोलेंगे हम पंख। इम्प्योरिटीज जो है उसको बोलते हैं पंख। तो समझे आप लोग कि इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ये जो इम्प्योर कॉपर है उसमें से, जैसे CuSO4 या कुछ भी हो सकता है वो, तो Cu2+ जो है निकल जाता है इसके अंदर, कहाँ पे, हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर ये निकल जाता है और यहाँ से वो चला जाता है नेगेटिव आयंस के पास, और नेगेटिव आयंस के पास जाके वो नेगेटिव आयंस गेट लेके वो कॉपर बन जाता है और ये सलिया बड़ा होता जाता है और ये कम होता जाता है। फिर इसको हटा देंगे, दूसरा लगा देंगे और प्रोसेस जो है हम कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। तो ऐसे होता है रिफाइनिंग, ओके। इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक दोनों चीज ही सेम चीजें हैं, तो इसको मतलब एक साथ ही, एक इसीलिए मैंने एक साथ ले लिया है, ओके। तो चलो ये हो गया हम कैसे उसको रिफाइन करते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये जो मेटल्स है उसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब दो मेटल्स को मिक्स करके। सो ये मेरे पास आयरन है, बहुत ही मजबूत है, ओके, और मेरे पास क्रोमियम है जिसको कभी जंग नहीं लगता। आयरन को जंग लगता है, मजबूत है, क्रोमियम को जंग नहीं लगता लेकिन वो मजबूत नहीं है। दोनों को मिक्स कर दो, स्टेनलेस स्टील, राइट। तो दोनों को मिक्स करने से क्या हो रहा है, स्टेनलेस स्टील जिसको जंग भी नहीं लगता और मजबूत भी है। तो ऐसे हम अलॉयज बनाते हैं। वो अलॉयज कौन कौन से हैं, कैसे कैसे होते हैं, किस किस चीज से बनते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, लेट अस स्टार्ट सीइंग दैट। तो वैसे तो बहुत सारे अलॉयज है लेकिन हम कुछ फेमस वाले ही देख लेते हैं कि अलॉयज एंड देयर यूजेस। तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से बनता है और इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल गिटार के तार बनाने के लिए, और जो मतलब हमारे बर्तन वगैरह में भी ये ब्रास का यूज होता है। ओके, तो ब्रास बेसिकली इज यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स मेकिंग। ब्रॉन्ज मेडल्स होता है ना, ब्रॉन्ज मॉडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल। तो ब्रॉन्ज जो है वो बनता है कॉपर और टीन में से, उसमें से हम स्टैच्यूज और कॉइन्स बनाते हैं, ओके। कॉपर और टीन को मिक्स करो वो बनेगा ब्रॉन्ज। सिमिलरली स्टेनलेस स्टील, तो जैसे मैंने बताया आयरन और क्रोमियम, उसके साथ थोड़ा सा निकल, क्योंकि आयरन जो है उसको रस्ट लगती है, क्रोमियम को रस्ट नहीं लगती, निकल को रस्ट नहीं लगती। तो तीनों की प्रॉपर्टीज को मिला के शाइनिंग वाला जो बनाते हैं हम क्रोमियम, यानी कि बहुत ही शाइनिंग, और निकल जो है दैट एड्स
द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन कोरोसिवनेस। तो ये तीनों मिलके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, और स्टेनलेस स्टील के यूजेस तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है कि वो बर्तनों में और बहुत सारे यूटेंसिल्स के अंदर यूज होता है। सोल्डर, सोल्डर का मतलब यहाँ पे सोल्डरिंग के लिए वायर आते हैं। सोल्डरिंग आपने देखा होगा, वो जो मोबाइल के रिपेयरिंग वाले जो है या फिर छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर जो करते हैं, वो उसके पास एक छोटा सा बंडल जैसा रहता है वायर का, उसको वो हल्का सा गर्म करके चिपका देता है चीजों को, राइट। तो ये जो है वो बनता है लीड और टीन में से। वायरिंग के लिए, इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत सारी जगह पे इसको यूज किया जाता है। दिस इज अ गुड कंडक्टर। ये लीड और टीन का मिक्स होता है, ये कंडक्टर होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही लो होता है, और जल्दी से वो जम भी जाता है, मतलब जल्दी से वो हार्ड भी हो जाता है, यानी कि आपने लगाया थोड़ी देर में वो हार्ड हो जाएगा। इसीलिए इसको यूज करते हैं यहाँ पे, ओके, सोल्डरिंग में, लीड प्लस टीन वायरिंग के अंदर। मेटल्स का भी बहुत सारे यूजेस है, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर को हम यूज करते हैं क्योंकि उसको रस्ट ज्यादा नहीं लगता है, हम उसको पहनने के लिए यूज करते हैं, राइट। क्योंकि गोल्ड जो है जल्दी से रस्ट नहीं खाता है, सिल्वर जो है सिमिलरली जल्दी से रस्ट नहीं खाता है। एल्यूमिनियम, उसके लाइट वेट की वजह से एयरक्राफ्ट के अंदर, एयरक्राफ्ट यानी कि प्लेन्स बनाने के लिए एल्यूमिनियम का काफी ज्यादा यूज होता है, लेकिन एल्यूमिनियम टूट भी जल्दी जाता है, सॉरी मुड़ भी जल्दी जाता है, हार्ड इतना नहीं होता है, इसलिए उसको भी अलॉयज को बना के उसमें एयरक्राफ्ट में उसका यूज होता है। नहीं तो फिर हम उड़ रहे हैं और एल्यूमिनियम अंदर से टूट, मतलब अंदर जैसे मुड़ गया, ऐसा ना हो, इसलिए अलॉयज बनाए जाते हैं। कॉपर को हम यूज करते हैं वायरिंग के अंदर, आपने जितने भी वायर्स देखे होंगे सभी में कॉपर तो होता ही है। सोडियम और पोटेशियम जो है हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, जो हम खाते हैं पचाते हैं, हमारी एनर्जी के लिए सोडियम और पोटेशियम बहुत ही जरूरी है। एक चीज आपको बता दूं, ये एप्लीकेशन से नहीं है, लेकिन एक्वा रेजिया HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर जिसको बोला जाता है एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया जो है वो गोल्ड और प्लेटिनियम को डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है। मतलब गोल्ड या प्लेटिनियम पूरा का पूरा डिसॉल्व करना है तो यूज एक्वा रेजिया, जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर। ओके, तो चलिए लास्ट एक टॉपिक है कोरोजन, वो देखते हैं। तो कोरोजन का ऐसा है कि मेटल्स जो है उसका कभी ओपन एयर में ऑक्सीजन या फिर H2O हवा में रहे मॉइस्चर के साथ या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ रिएक्ट करके कुछ और बना लेना उसके सरफेस के ऊपर, उसके सरफेस का खराब हो जाना, उसको बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन जो है तीन अलग अलग मेटल्स में हम देखते हैं कि आयरन का रस्टिंग होता है। आयरन यानी जनरली Fe होता है, Fe ऑक्सीजन और H2O के साथ यानी कि पानी के साथ मिलके बनाता है FeOH थ्राइस। इसको बनाने के लिए कोई रिएक्शन नहीं लगता है, सिंपल आप आयरन को बाहर ओपन में छोड़ दो, ओपन में मॉइस्ट रहेगा, ओपन में ऑक्सीजन ऑटोमेटिक मिलता जाएगा और वो जो है उसका रस्टिंग होता रहेगा, ऊपर के लेयर पे FeOH थ्राइस जिसको रस्ट बोलते हैं ये बनता जाएगा। ओके, दूसरा है कॉपर पेटिना। कॉपर पेटिना जो है दैट इज मतलब कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर के धब्बे हो जाना, उसको बोलते हैं कॉपर पेटिना। तो कॉपर का पानी, वाटर जो कि ऑलरेडी हवा में होता ही है, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली वो भी हवा में होता है और ऑक्सीजन भी हवा में होता है, तो ऑटोमेटिकली ये तीन चीजों के साथ मिलके उसकी सरफेस के ऊपर CuOH ट्वाइस बन जाता है, CuOH ट्वाइस, और थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके नीले कलर के धब्बे आपको देखने को मिलते हैं। सिल्वर टार्निश, सिल्वर का टार्न हो जाना, टार्न यानी कि थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाना। ओके, वो भी कैसे होता है, तो Ag जो है वो H2S के साथ, सॉरी H2O के साथ प्रोसेस करके, H2O यानी कि पानी के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, सॉरी यहाँ पे ऐसे ही है, H2S हाइड्रोजन सल्फेट के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Ag2S बनाता है, जो उसको बोला जाता है सिल्वर टार्निश, जिसकी वजह से सिल्वर जो है वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है। फिर उसको ये लेयर को हटा के फिर से उसको चमकीला बना सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसा करेंगे तो हमारा सिल्वर जो है वो चला जाएगा, गायब हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर का ही ये बन रहा है, सिल्वर टार्निश, राइट। तो इसको लेयर को हटाने के लिए हमें इतना सिल्वर भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो अभी ये कोरोजन जो है उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपली हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन H2O ये सारी चीजें जो है तो उसके कांटेक्ट में ही ना आए,
या फिर हम उसके ऊपर ऑयलिंग यानी कि ऑयल का लेयर बना सकते हैं, जिससे अगेन हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन H2O ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के साथ जो उसका कनेक्शन है मेटल का, वो कनेक्शन को तोड़ सकते हैं। वो कनेक्शन तोड़ने के लिए हम पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, या फिर ग्रीस लगा सकते हैं उसके ऊपर लेयर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के साथ जो है वो सीधा कॉन्टेक्ट में ना आए। ओके, दूसरा है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक का कोटिंग चढ़ता है आयरन के ऊपर, जिंक का एक कोट चढ़ा देना, एक लेयर चढ़ा देना, उसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, जिसकी वजह से जिंक जो है वो आयरन के ऊपर रहेगा और आयरन जो है हवा के साथ सीधा रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें जो कोट होता है वो क्रोमियम या फिर निकल का रहता है। क्रोमियम या फिर निकल का इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करके मेटल के ऊपर क्रोमियम या फिर निकल का लेयर बना देना, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसमें भी सेम प्रोसीजर, लेयर बना दो तो क्या होगा कि वो ऑक्सीजन के साथ या फिर एटमॉस्फेयर के साथ सीधा डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं आएगा, और डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं आने के कारण वो वहां से अलग हो जाएगा। दूसरा देखेंगे अलॉइंग। अलॉइंग हमने अभी देखा कि आयरन रस्ट खाता है, लेकिन उसमें क्रोमियम और निकल के ऐड करने की वजह से वो बन जाता है स्टेनलेस स्टील, जिसको बिल्कुल भी रस्ट नहीं होता है। तो अलॉइंग जो है ऐसे हमें हेल्प करता है मिक्सर बनाने से, मेटल्स का या फिर मेटल प्लस मेटल या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल का मिक्सर, जो उसको अलॉय बोला जाता है। तो वो भी एक हेल्पफुल फॉर्म है जिससे आप कोरोजन को अवॉइड कर सकते। एंड मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये चैनल पे हर हफ्ते मैं 500 रुपए का गिव अवे करता हूँ। यस, 500 रुपीज एवरी ट्यूसडे रात के 9:15 बजे। आपको सिंपली ये ऐसे जो वीडियोस जो मैं अपलोड किया है, ऐसे ही मैं हर हफ्ते 3 वीडियोस अपलोड करता हूँ। वो वीडियोस देखने हैं, उसमें से ऐसे ही कुछ लर्न करना है, और लर्न करके मंगलवार रात को 9:15 बजे ज्वाइन करना है। एक करेक्ट आंसर दे दो, मैं आपको 100 रुपीज तुरंत गूगल पे कर दूंगा। आपको अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो मेरा लाइव सेशन देख लो। हर मंगलवार को मैं लाइव जाता हूँ, एक करेक्ट आंसर का 100 रुपए, ऐसे 5 करेक्ट आंसर देके आप 500 रुपए जीत सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। आपको ज्वाइन करना है, मोस्ट वेलकम, हर मंगलवार रात के 9:15 बजे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।